नमस्कार, आप देख रहे हैं रूबरू द टॉक शो विद डॉक्टर गौतम पांडे। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम जीपीएन बिहार पर एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कुछ खास लोगों से मिलवाते हैं। ये वो खास लोग होते हैं जिनका अपने क्षेत्र में एक मुकाम होता है, उन्होंने अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल किया हुआ होता है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने राजनीतिक शुरुआत तो की जनसुराज पार्टी से, लेकिन कल ही इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। अब समझना यह है कि जिस शख्स के हाथ में स्कूल बैग था, उस शख्स ने हाथ में झाड़ू कैसे पकड़ लिया, इस बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। वैसे देखा जाए तो राजनीति में विचार और पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं है, ये तो चलता रहता है। बट इसके पीछे सोच क्या होती है और ऐसी परिस्थिति क्या बन जाती है, जिसके बारे में हम जानेंगे आज हमारे खास मेहमान से। इरशाद पुनरवी, ये पूर्णिया से ही है, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र कस्बा है। इरशाद जी, रूबरू द टॉक शो पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका कि आपने हमें उस लायक समझा और बुलाया। और अभी आप बोल रहे थे कि शुरुआत इन्होंने जनसुराज से किया था। नहीं, हम पहले शुरुआत हमारे आम आदमी पार्टी से ही हुई थी। अच्छा। 2016 में हम एक आंदोलन को खड़ा किए थे। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है उनसे हमारी मुलाकात होती है। तो वो हमें, उनसे पहले हम किसी पार्टी से हमारा कोई तालमेल या कोई संपर्क वगैरह कुछ नहीं था, और हम राजनीति को उतना अच्छे से समझ भी नहीं पाते थे कि पार्टी पॉलिटिक्स ये सब वगैरह होता क्या है। लेकिन पंचायत की राजनीति में हम एक्टिव थे। तो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मिले तो उन्होंने हमारा उसमें बहुत सहयोग किया। उन्होंने मदद का भी भरोसा दिलाया कि आप जैसे संघर्षशील युवाओं की हमें जरूरत है, और मिलके हम लोग सब भाई मिल के लड़ाई लड़ेंगे। जो अरविंद केजरीवाल जी ने सपना देखा, उस लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया, संगठन बनाया। पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, होगा कुछ राजनीतिक कारण थी। बिल्कुल, हाँ। अरविंद केजरीवाल जी को उठा के जेल में डाल दिया गया, मनीष सिसोदिया जी को डाल दिया गया, संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया गया, लेकिन बीजेपी को कुछ हाथ नहीं लगा। जब जनसुराज आई तो देखे कि जनसुराज भी शिक्षा और चिकित्सा की ही बात कर रही है। जनसुराज भी क्या कहता है, बिहार के में पलायन को रोकने की बात कर रही है, यहाँ पे भी अच्छा बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने की बात कर रही है। तो हमें लगा कि आम आदमी पार्टी के विचार को ये आगे बढ़ा रहे हैं, इनसे जुड़ के बिहार में काम करना चाहिए। तो हम जनसुराज में जुड़ गए। अच्छा। जुड़ के काम करना शुरू किया और किए भी, बहुत अच्छा काम किए। हाँ, आपको तो मैं काफी समय से जानता हूँ कि आप जनसुराज में हैं, इसलिए मुझे पता था कि आपने राजनीति की शुरुआत ही जनसुराज से की है। चलिए, ये अच्छा हुआ आपने बता दिया कि आप आम आदमी पार्टी से पहले भी जुड़े रहे हैं। लेकिन अभी जो आपने जनसुराज छोड़कर दोबारा से आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, इसका क्या मेन रीजन रहा? क्योंकि क्या दोनों पार्टी के विचारधारा में कोई समानता है, या क्या ऐसा हो गया आपके साथ कुछ पर्सनल बातें हो गई जिसकी वजह से आपने छोड़ा? पर्सनल इसमें कुछ भी नहीं है कि हमने जनसुराज क्यों छोड़ा। बस हमें तकलीफ इस बात की है कि प्रशांत किशोर जी ने जिस मुद्दे को लेकर के बिहार में एक युवाओं के बीच क्या कहता है शिगुफा को छोड़ा कि हम आपको क्या कहता है पलायन को रोक देंगे, समाज से अच्छे लोगों को चुन के। उनका जो स्लोगन है जनसुराज का, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। जनसुराज का जो सही लोग है, वो सही लोग जनसुराज में नहीं है। आप उन सब लोगों को खोज के पार्टी में लेके आ रहे हैं जिनका की बुनियाद ही एक दूसरे समुदाय को गाली देकर के हुआ है। प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, इस बात से इनकार नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने काम किया है। मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ, लेकिन उनके विचार से मैं सहमत नहीं हूँ। वो जो वादा कर रहे थे उन पे कुछ हद तक, कुछ दिनों तक वो ठीक चले भी। उन्होंने कहा कि 5 महीना पहले हम घोषणा कर देंगे कि हमारा संभावित उम्मीदवार कौन कौन है। फिर इन्हीं पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आता है कि नहीं, वो बोलने वाली बात थी, हम बोल दिए। ठीक है, तो ये मसला खत्म हो गया कि मतलब सूत्रधार बोल रहा है कि हम घोषणा कर रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं ये बोलने वाली बात थी। राजनीति में बहुत चीज बोला जाता है, बोल दे। जबकि अभी आपका कोई बेस खड़ा नहीं हुआ है, और अभी से आप अपनी बातों को राजनीतिक बयान कह करके टाल दे रहे हैं। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं सही लोग, प्रशांत किशोर जी ने अभी हाल में सुने होंगे कि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, उनको पार्टी में लेके आए। आप उनका जो ट्वीट है पीछे, इससे पहले का उनका जो बयानबाजी है, उनको उल्टा के देख लीजिएगा तो एक समुदाय को गाली दे करके ही बड़ा नेता बना। बड़ा नेता या बड़ा यूट्यूबर हो, एक समुदाय को गाली दे के बना है। आप जिस समुदाय को गाली दे के बना रहे हैं और उस लोगों को पार्टी में लेके आ रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते कि उस शख्स के लिए हम भाषण दे और हम ताली बजा दें? ये हमसे कतई नहीं होगा।
क्योंकि आप बिहार में सही लोगों को सही सोच के साथ और सामूहिक प्रयास को लेकर चले थे। सही लोग तो आपके पास है नहीं। जब लोग सही नहीं तो सोच उसका सही होगा नहीं, तो सामूहिक प्रयास कैसे होगा? आप देख लीजिएगा, चुनाव आते आते जनसुराज में एक से एक क्रिमिनल आ जाएंगे, 2 4 5 10 ठो बड़ा बड़ा भ्रष्टाचारी जो है वो आ जाएंगे। बीजेपी का सेम टू कॉपी है। बीजेपी में वॉशिंग मशीन जिस तरह से कि कितना बड़ा भी गुना भ्रष्टाचार करके आप आए धुल जाइएगा, जनसुराज में भी वही है। आप आ जाइए यहाँ पे, सही लोग आप हो जाइएगा। वैसे देखिए, बदलती राजनीतिक परिस्थिति में पार्टी बदलना ये एक आम बात हो गई है आजकल, क्योंकि हर आदमी महत्वाकांक्षी है। शायद उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए वो पार्टी बदलते हैं जी। लेकिन इस तरह से पार्टी बदलना, इसको जनता की नजर में बेवफाई कहा जाता है। आप क्या कहेंगे इस पर? हम बता रहे हैं, क्या कहता है, कलीम माजिद का एक शेर है, दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। क्या बात, क्या बात। ठीक है। हाँ। तो प्रशांत जी जिस तरह से मतलब लोगों को लेकर के आ रहे हैं, उस पर आप राजनीति खड़ा करना चाह रहे हैं कि कभी भी आप 2 नंबरिया चीज से 1 नंबरिया को खड़ा नहीं कर सकते हैं। आप जो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, आपके पास विजन क्या है सर? आप विजन बता दीजिए। बहुत देश के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, आपके पास विजन क्या है बिहार? विजन तो है ना इनके पास, शिक्षा, भ्रष्टाचार, पलायन, बेरोजगारी। ये तो आम आदमी पार्टी का फोटोकॉपी है सर, ये आम आदमी पार्टी का फोटोकॉपी है। कल प्रशांत जी का TV9 भारतवर्ष पे इंटरव्यू देख रहे थे, उन्होंने अपने जुबान से कहा है कि बिहार से 100 गुना बेहतर दिल्ली का शिक्षा व्यवस्था है। आप तो मान रहे हैं, जब शिक्षा व्यवस्था 100 गुना बेहतर वो दिल्ली जैसे छोटे से शहर में, क्या कहता है, छोटे से स्टेट में करके दिखा सकते हैं, तो बिहार में तो बहुत स्कोप है। तो क्या कहता है, हम ओरिजिनल के साथ खड़े हैं। ओरिजिनल जो कर सकता है, जो उसके पास मॉडल है, अरविंद केजरीवाल जी के पास 10 साल का मॉडल है, उन्होंने 10 साल दिल्ली में चला के दिखाया, पंजाब में कर रहा है। और आपका जो स्टेटमेंट है, आप बोलते हैं कि 5 चीज के साथ साथ हम आएंगे आधा घंटा के अंदर, 15 मिनट के अंदर। पहले शुरू में तो बोले 5 मिनट, उसके बाद 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा के अंदर हम दारू चालू कर देंगे। उस समय तो सरकार में आप भी थे, नीतीश जी के साथ में, जब शराबबंदी हो रही थी, महागठबंधन की सरकार थी। प्रशांत किशोर जी का कहता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जदयू के, आपकी सहमति के बिना तो शराब बंद हुआ नहीं होगा। तो अभी आप आकर के हम बोल रहे हैं बाहर में कि हम शराब बंद कर देंगे, और शराब का पैसा कहाँ खर्च करेंगे? हम शिक्षा पे। भाई बिहार के पास उतना पैसा है, अरविंद केजरीवाल जी के पास उतना है कि हम बिना शराब बंद किए भी, मतलब बिना शराब चालू किए भी, हम बिहार को अच्छा शिक्षा मॉडल दे सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य मॉडल दे सकते हैं। आप तो अभी कुछ महीनों से जी, जब से जनसुराज पार्टी थोड़ा सा ग्रो किया है बिहार में, है ना, या ये कह लें कि जब से जनसुराज एक पार्टी बनी है जी, तब से तो मैं आपसे मिलता रहा हूं, आपको देखा हूं मैं। अभी तक जो आप बात कर रहे थे, एक साफ सुथरी राजनीति की बात कर रहे थे आप, कि जनसुराज साफ सुथरी राजनीति करेगी। बिल्कुल। कहीं भी आप पब्लिक में जाते थे तो जनसुराज की तारीफ ही करते थे। तो अब जनसुराज को छोड़कर आप तो ऐसी पार्टी में चले गए जो पार्टी बदनाम हो चुकी है आज। आपको हम वही बता रहे हैं, जैसे आप बोले कि 9 महीना जेल में रहे, ठीक है। तो जब भी हम नजदीक से उस केस को देख रहे थे, जब हेयरिंग चल रहा था तो केस को हम नजदीक से देख रहे थे, ईडी जो है वो बार बार समय ले रही थी कि सर हमें कुछ दिनों का और समय दिया जाए, हमें एविडेंस ला करके कोर्ट में जमा करेंगे, सर कुछ दिनों का हमें और समय दिया जाए। बजाबता कोर्ट ने फटकार लगाया ईडी को कि भाई इतने दिन एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, क्या कहता है, तुम जेल में रखे हो और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, तब जाकर के उनको बेल मिला है। ठीक है, आप उस चीज को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड, इस चीज को जानता हूँ। लेकिन 9 महीना इन तीनों लीडरों को जेल में रखने के बावजूद भी आज तक केस बंद नहीं हुआ है, इस बात को हम भी जान रहे हैं। लेकिन 2 रुपए का भी घोटाला आज तक सामने लाके क्यों नहीं दे सका? दिल्ली का जो जन कल्याणकारी जो काम हुआ, वो आज जैसे बीजेपी के लोग आए हैं, वहां पे जितने बिहारी थे, पूर्वांचल के लोग थे, बिहार के लोग थे, हमारे रहने वाले, सभी के झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। दिल्ली की बात बाद में करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं, फिर से बिहार पर आते हैं। ठीक है, बिहार में आते हैं। अब ये बताइए कि क्या आपको ये एहसास हो गया था कि जनसुराज पार्टी से जनसुराज पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलने वाला है, और संजय सिंह ने आपके साथ वादा किया है कि हम आपको टिकट देंगे, इसीलिए आपने पार्टी बदली फिर से? ये आप बहुत अच्छा सवाल किए। लोग भी हमारे फेसबुक पे बहुत सारे, मतलब मैसेंजर पे कुछ लोग ईमेल के माध्यम से बात पूछ रहे हैं
क्या जन स्वराज पार्टी में अभी तक इस चीज की घोषणा हुई है कि संभावित उम्मीदवार कौन है? नहीं हुई है। नहीं। एक नंबर। दूसरा नंबर कि क्या कहता है, सर्वे भी नहीं हुआ है। तीसरा नंबर की पार्टी मतलब टिकट किसको मिलेगा इस चीज का भी घोषणा नहीं हुआ है। लेकिन एक होता है ना, नहीं, पता तो लगता कुछ नहीं सर। आप कस्बा में चले जाइए, आज भी जन स्वराज के जिस लोगों से आपके संपर्क होगी, पूर्णिया में अगर सबसे ज्यादा कोई एक्टिव था तो वो इरशादपुर में भी था सर। और कस्बा में गली गली जाकर के नुक्कड़ सभा करना हो, लोगों को सदस्य बनाना हो, लोगों को क्या कहता है जन स्वराज के बारे में अवेयर करना हो, तो सबसे ज्यादा एक नंबर पे इरशादपुर में भी है सर। तो अब यही इसी असमंजस में तो जनता है आज के डेट में। वही कल आप जन स्वराज की बात करते थे, अब आम आदमी की कैसे भरोसा वही हम जनता को बता रहे हैं। और संजय भैया जो हैं, हमारा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक है। उन्होंने हमें समझाया, कहा कि इरशाद हम ओरिजिनल को लेकर तुम्हारे पास आए हैं, ये ओरिजिनल जो काम जन स्वराज जो बात बोल रही है ये वादा कर रहा है। जन स्वराज के लोग अभी वादा ही कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ करके दिखाया नहीं। वो बोला हम तो दिल्ली में 10 साल कर दिए हैं, पंजाब में कर रहे हैं। चले जाइए बिहार के सुदूर देहात में, चले जाइए, हमारे कस्बा की ही बात करते हैं, जितना भी क्या कहता है SC ST मोहल्ला है, ठीक है, गरीब मोहल्ला है, मिडिल क्लास के जो भी मोहल्ले हैं, आज भी लगभग लोगों के घरों का लाइन कटा हुआ। इसलिए लाइन कटा हुआ, अब आश्चर्य आपको इस बात का होगा कि बिजली बिल का बकाया सुन लीजिएगा, 1500 1700 कितने महीने में, 4 महीने में 1500 उनका बिजली का बिल आया और उनका बिजली काट दिया। यही बात तो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं कि आपके वोट से हम सरकार बना रहे हैं, आपके टैक्स के पैसे सरकार चल रही है और आपको हम मुफ्त बिजली भी न दें। आज हरिजन बस्ती में चले जाइए, आज बच्चे वहां के नहीं पढ़ पा रहे हैं इसलिए कि उनके यहाँ रात में मतलब कट लग जाता है, उनके यहाँ बिजली है नहीं। आज भी वो गर्मी में क्या कहता है परेशान है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम अगर 200 यूनिट बिजली उनको दे देते हैं तो महीने का 200 यूनिट जला भी नहीं पाएगा। और यहाँ पे क्या कि अगर 201 यूनिट होगा तो 201 यूनिट का पैसा लग जाएगा, तो उसमें क्या होगा, हमारा बिजली का बचत भी होगा। और अगर अच्छा स्कूल बन जाएगा तो क्या कहता है आपके बच्चे भी पढ़ लेंगे, जो दिल्ली में बना भी है। और सब पार्टी यहाँ तक कि पक्ष विपक्ष सब उनकी तारीफें करते हैं। देश छोड़ दीजिए, विदेश के लोग आते हैं। नहीं, जब विदेश से क्या कहता है, वो तो देखिए हमारे देश में ऐसे कई लीडर हैं जी जिनको देश में कोई नहीं पूछता, विदेश में बहुत फेमस है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को देश और विदेश के सारे लोग पूछ रहे हैं। हम उस चीज पर नहीं जाएंगे, सारा लोग उनके लोहा को मान चुका है। लेकिन फिर बात यहाँ पर ये उठती है कि जनता आपके बारे में क्या सोचेगी कि जो आदमी अभी राजनीतिक सीढ़ी पर पहली सीढ़ी पर चढ़ा है राजनीति में, उसने अभी ही पाला बदल लिया, तो आगे क्या पता, मान लीजिए कि आप इलेक्शन, भगवान करे कि आप जीत जाए, टिकट मिले आपको और आप जीत भी जाए, आशीर्वाद। लेकिन यदि दैवात संजोग से अगर नहीं जीते तो इसकी क्या गारंटी है कि आप फिर आम आदमी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे? मैं आम आदमी पार्टी में पहले था, आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, ठीक है, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता हम मेहनत इसलिए करते हैं, पार्टी के विचार को इसलिए आगे बढ़ाते हैं कि हम चुनाव लड़ करके इस व्यवस्था को परिवर्तन कर सके। 20 में पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, 21-22 वो बिजी रहे, मतलब बिहार में कुछ प्लान नहीं था, तो हमें तो बिहार के बदलने के लिए कुछ तो करना था। तो हम बिहार बदलाव के लिए प्रशांत जी के साथ हुए, हम आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस, RJD, जदयू, भाजपा में नहीं गए। अगर हमें अपनी राजनीतिक करियर बनानी थी तो हम सत्ता पक्ष के साथ जाते। हम उस समय विपक्ष में खड़े थे, आज भी विपक्ष में खड़े हैं, तो हम जन स्वराज के साथ है। अब जब देख लिए कि भाई तो फोटोकॉपी है, तो हम ओरिजिनल के साथ खड़े हुए और रहेंगे हम आम आदमी पार्टी के साथ। जिस तरह से हम पहले से थे, 10-15 साल हम आम आदमी पार्टी में रहा और अभी भी रहेंगे और मजबूती के साथ मरते दम तक आम आदमी पार्टी में रहेंगे। आपकी ये बात नोट कर ली गई है कि मरते दम तक आप आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते हैं। एक बात बता दीजिए ना अभी जी, क्या संजय सिंह ने वादा किया है कि नहीं मिलेगा आपको? नहीं, देखिए आप काम कीजिएगा तो पार्टी आपको आगे बढ़ाएगी। आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। और एक चीज कॉमन आपको हम बता देते हैं, आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यक्रम शुरुआत होता है तो भारत माता की जय के साथ शुरुआत होता है। और जिस पार्टी में अब मैंने इस्तीफा देकर निकला है, उस पार्टी में मैंने मिस्टेक से एक बार नारा लगा दिया था भारत माता की जय, मुझे डांट दिया गया। अच्छा, बिल्कुल, उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई कि भाई भारत माता की हम डांट दिया। अब उनका नाम बताएंगे तो कहेगा कि इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। सही बात, सच्चाई बात है। हमने मतलब जैसे नेताजी आए, कार्यकर्ता पूरे जोश से माला वाला डाले, सब नारा लगा, हम भी नारा लगाते भारत माता की जय। बोलता है जय बिहार के सिवा कोई नारा नहीं लगेगा। भाई बिहार कहाँ, भारत के अंदर ही तो है सर। ये बताइए कि जाति जनगणना क्या होना चाहिए, हाँ या ना? देखिए सर, जाति जनगणना तो अब पार्टी का लाइन क्या है,
इस पे हम पार्टी का, क्योंकि अभी तक आप अपना बता दीजिए। पार्टी का इसलिए कि अभी तक इस पे कोई निर्णय नहीं आया है, पार्टी इस पे सहमति या असहमति नहीं जताई है। तो हमारा जो ये है कि जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप जातीय जनगणना नहीं करेंगे तो आप लोगों को अपना हक और अधिकार नहीं दे सकेंगे कि हमारी कितनी आबादी और हमारी कितनी हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी तय करने के लिए आपको जातीय जनगणना कराना होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने शुरुआत में ही आपने कह दिया था, जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की बात जो चल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बोला था आपने, तो आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर आपको ये कराना था ना, तो आपको 1 साल पहले लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और आप शुरू कर देते इस काम को, क्योंकि बिहार का 5 करोड़ लोग बिहारी जो है वो बाहर मजदूरी करने जाते हैं, वहां से बिहार से पलायन कर चुके हैं। आप अचानक से 10 दिन का समय दीजिएगा, 15 दिनों का, 20 दिनों का समय दीजिएगा, और 20 दिन में आप चाहिएगा कि हम पूरे बिहार का क्या कहता है वोटर वेरिफिकेशन कर ले, ये सर मुश्किल है। क्योंकि वो तो गया लगभग 70% तो हो गया है, कोई परेशानी पब्लिक को, कोई परेशानी नहीं है, परेशानी नेताओं को है ना, पब्लिक को परेशानी है। हाँ। आप ग्राउंड पे जाइए, पब्लिक को ये परेशानी है कि आनन फानन में बीओलो कहता है कि भाई आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ आधार कार्ड फॉर्म हमको दे दीजिए। हम भाई आधार कार्ड फॉर्म दे देंगे और आप उनको क्या कहता है बाद में छांट दीजिएगा। जिस तरह से दिल्ली का घोटाला हुआ, वोट घोटाला, मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस चीज को आप हेडलाइन में चलाइएगा, बिहार का चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। बिहार का चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, इसलिए कि जिस तरह की उनकी रवैया है, और इलेक्शन कमीशन ये बिहार क्या कहता है मोदी सरकार के इशारे पे चल रही है। हमको ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये बीजेपी का बी टीम है, जो आरोप भी लगता है और सब पार्टियों में बीजेपी का नहीं। इलेक्शन कमीशन दलाल बन चुकी है भाजपा की, इस बात को आप चलाइएगा। मैं दलाल बोल रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को, आप इस बात को चलाइएगा। बीजेपी का दलाल जिस तरह से काम कर रहा है उसी तरह से ये काम कर रहा है। भाई क्या जरूरत थी आपको आनंद फानन में, और सीमांचल जैसे इलाके में सर, जहां हर साल बाढ़ से सैकड़ों परिवार बेघर हो जाता है, जिनका घर बह जाता है, पहनने को कपड़ा तक नहीं बचता है, वो आपका 2003 का वोटर लिस्ट कहां से रखेगा? उनके पास क्या कहता है जमीन का जन्म प्रमाण पत्र कहां से? आप सर ईमानदारी से बताइए। आधार कार्ड तो सबके पास है, अब तो भाई आधार कार्ड का कोर्ट ने भी बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आधार कार्ड भी लेना होगा। कोर्ट का फटकार लगने के बाद आधार पे ये माने, ठीक है, मान गए ना। हाँ, लेकिन तो कोई परेशानी नहीं है। अब ये बताइए इरशाद जी कि कस्बा में ऐसा क्या नहीं कर पाए अशफाक आलम, मेरे ख्याल से अफाक आलम 2-3 टर्म से वहां पर एमएलए है वो, है ना, वो क्या नहीं कर पाए जो आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था की बात अगर हम करें तो शिक्षा तो पूरे बिहार में स्थिति डवाडोल है। हम सब जगह पे आ रहे हैं। हाँ। कस्बा में, थाना में, ब्लॉक में दलाली खुलेआम चल रहा है, बिना दलाल के आपका काम नहीं होगा। कस्बा में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं है। जहां जहां नया सड़क बन रहा है सब जगह बारिश की पानी से गड्ढा बन जा रहा है। आपको सैकड़ों वीडियो हम दे देंगे, वहां पे कस्बा का सैकड़ों सड़कें आपको हम दिखा देंगे, जो सड़क का शिलान्यास तो हुआ है लेकिन जगह जगह टूट गया। आपने मंत्री रहने के बावजूद भी कस्बा के कितने लड़काओं को, युवाओं को आपने क्या कहता है नौकरी दिया। आप तो चले खर कस्बा से उनका मतलब नहीं है, उनका मतलब सिर्फ हिंदू और मुसलमान रह जाता है। क्योंकि एक तरफ प्रदीप दास जी, एक तरफ अफाक साहब हैं। वो बोलता है कि अगर क्या कहता है मियाँ को वोट दोगे तो हम लोल काट देंगे, प्रदीप दास जी बोलते हैं, वायरल भी हुआ है उनका। ये बोलते हैं कि रे भाई अगर प्रदीप दास जीत गया तेरा मांस खाने नहीं मिलेगा। तो इन चीजों पे कस्बा का चुनाव होता है, जो मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। कस्बा में कोई मुद्दा ही नहीं है सर चुनाव के लिए, और मुद्दा पे ये दोनों नेता चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर दोनों लोगों में हिम्मत है, जो 10 साल वो रहे, 20 साल ये विधायक है और मंत्री रहे, आप एक बार मुद्दा पे चुनाव लड़के तो दिखाइए। जब चुनाव होगा आप आके कस्बा देख लीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि कस्बा में चुनाव, विधानसभा चुनाव नहीं हो रहा है, धर्म का युद्ध हो रहा है, धर्म युद्ध हो रहा है। एक तरफ लोग खाने के लिए परेशान है कि भाई वो जीतेगा तुमको खाने नहीं मिलेगा, और दूसरा बोल रहा अगर वो जीतेगा तो हम लोल काट देंगे। भाई इस तरह की चुनाव हो रही है। तो इन सब चीजों मुद्दा कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इन चीजों को हम मुद्दा नहीं है कोई भी। बिल्कुल हम लोगों को बताने जा रहे हैं कि भाई आपके धर्म को कोई खतरा नहीं है। भारत में किसी भी धर्म के लोगों को कोई खतरा नहीं। आपको अपने धर्म पे पूरा जीने का अधिकार है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और जो प्रदीप दास जी जो लोगों को डरा रहे हैं कि ये खतरे में है, वो खतरे में, तुमको जीने नहीं देगा, वो आज 20 साल से अफाक आलम विधायक है। आपके साथ किसी तरह कोई भेदभाव कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उन सब चीजों से बाहर निकलिए। ये सोचिए कि आपके बच्चे
अच्छे स्कूलों में कैसे पढ़ सकते हैं। आपको दिल्ली पंजाब खटने जाना नहीं पड़ेगा, वो आपकी रोजगार की व्यवस्था यहाँ हो और आपको क्या कहता है कमाने के लिए और अपने बच्चों को छोड़ करके ट्रेनों में धक्का खाने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे अच्छे से पढ़ सके, बढ़िया स्कूल में पढ़ सके, आपकी माता बहनों का मुफ्त इलाज जो क्या कहता है दिल्ली में मॉडल बन चुका है, उस अच्छा व्यवस्था इलाज का आपके साथ कैसे हो, आपको 200 यूनिट बिजली फ्री कैसे मिले। इन सब चीज़ों को लेकर के हम आ रहे लोगों को कि आप इन सब चीज़ों पे गौर कीजिए, अपने मुद्दों पे वोट कीजिए, इन दोनों के चक्कर में कहीं मत पड़िए। और इस मुद्दे देखिए कमी क्या कस्बा में रह जाता है कि मजबूती से मुद्दा उठाने वाले वहाँ पे कोई लीडर नहीं है। अगर मजबूती से लोग वहाँ पे मुद्दा उठाएंगे तो कस्बा के लोग इतना नासमझ नहीं है, वहाँ पे एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान व्यक्ति हैं और कस्बा पढ़ा लिखा हम अच्छा, मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि हम किसी अदर विधानसभा में और सब विधानसभा के बनिस्बत कस्बा में लोग समझदार हैं, इस बातों को समझते हैं। लेकिन जब कोई मुद्दा नहीं है तो भाई जतियारी अपना धर्म के लोग वो होता है। देखते हैं। तो हम मुद्दा उठा रहे हैं, वहां पे मजबूती से उठा रहे हैं और मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाएंगे कि भाई अब मुद्दे पे आप वोट दीजिए तो ही आपका विकास हो सकता है। अगर आप धर्म बचाने में वोट दीजिएगा, आज मैं कस्बा के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से आपने धर्म के नाम पे वोट दिया, अगर धर्म के नाम पे अगर सिंगल नेता आपका रहेगा तो वक्फ कानून के खिलाफ सबसे अधिक वोट आपके खिलाफ, आपके पक्ष में नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी का पक्ष में वोट पड़ा लेकिन आपके 7 या 10 12 20 25 राज्यसभा सांसद हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 232 वोट आपके पक्ष में पड़ा। क्यों? इस देश के हिंदुओं ने आपको समर्थन दिया और इस देश के हिंदुओं ने अपना भाई समझ करके आपके समर्थन में खड़ा रहा। तो आप इन सब चीजों को भुलाना नहीं है। इलेक्शन में चंद दिनों का इलेक्शन है, चंद दिनों में आपको आपसी भाईचारे को नहीं तोड़ना है। इस देश में अगर एक नाहक कोई इंसान मरता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी मुबलिंचिक से किसी इंसान की जान जाती है तो पूरी इंसानियत का हत्या होता है। इन सब चीजों को समझना होगा, समझ के मुद्दे पे राजनीति कीजिए, ये सारा चीज खत्म हो जाएगा। जिस दिन लोग मुद्दे पे वोटिंग करना शुरू कर देगा, मैं आपको ईमानदारी से बता देता हूँ, ये भाजपा वाले कहीं नहीं टिकेंगे। इनका जो धर्म का तमगा ओढ़े हुए निकल रहे हैं कि भाई हिंदू खतरे में है। मुगल के मतलब शासन में क्या कहता है हिंदू खतरे में नहीं हुआ, अंग्रेज के शासन में हिंदू खतरे में नहीं रहा, क्या कहता है कांग्रेस 70 साल रही हिंदू खतरे में नहीं आई। भाई 11 साल में आपने ऐसा क्या कर दिया कि देश का हिंदू खतरे में आ गया। आज से पहले 11 साल से पहले तो हिंदू कभी खतरे में था ही नहीं, 11 साल के अंतराल में हिंदू खतरे में क्यों आ गया? तो वो जान रहा है कि हमें बताने के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ खोखला वादा करेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करना इनको कुछ नहीं है। अगर वो दिल्ली में आज 200 यूनिट बिजली फ्री दे देगा भाजपा, तो उनको यूपी में भी करना होगा। नीतीश जी का नेतृत्व वाली सरकार है, यहाँ भी करना होगा। सही बात है। ये हमारे देश की ये विडंबना है कि ज्यादातर नेता धर्म के नाम पर वोट बटोरते हैं। मैं किसी एक खास का नाम नहीं लूंगा, लेकिन होता ऐसा ही है। डिपेंड करता है कि वो कौन से क्षेत्र में, कौन से राज्य में वोट लेना चाहती है वो पार्टी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई धर्म की राजनीति छोड़कर विकास की राजनीति पर जाइए। चाहे जो भी पार्टी आपको अच्छा लगे, वोट उसी को दीजिए जिससे आपको ये उम्मीद हो, कम से कम उम्मीद हो कि हाँ ये पार्टी हमारे क्षेत्र का विकास करेगी। बिल्कुल। तो इरशाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल जीपीएन बिहार पर आने के लिए। आपने अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला, शुक्रिया सर आपका। शुक्रगुजार हैं आपके। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये मौका दिया, अपनी बातों को, आपके मंच से अपनी बातों को रखने का हमें मौका दिया, उसके लिए आपका सर दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो सुना आपने, इरशाद जी ने हमारे हर एक सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और ये भी खुलासा किया कि जन स्वराज पार्टी छोड़ने का इनका मकसद क्या था, और ये भी इन्होंने बताया कि ये आम आदमी पार्टी में क्यों गए। ये पहले भी आम आदमी पार्टी में रह चुके थे, इसलिए इनकी एक तरह से अगर कहा जाए तो ये घर वापसी है इनकी। ठीक है, हम जीपीएन बिहार की तरफ से इनको बधाई देते हैं नई पार्टी में जाने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये अगर इनको टिकट मिलता है और ये अगर जीत जाते हैं तो अपने क्षेत्र का, अपने ये ना देखते हुए कि ये कौन से जाति धर्म से है, अपने क्षेत्र का ये समुचित विकास करें और लोगों का मान सम्मान बरकरार रखें, ताकि लोग इनको भी मान सम्मान दे। अब सवाल ये होता है कि जवाब तो इन्होंने दिया, अब इस जवाब से जनता कितना सहमत होगी ये तो आने वाला इलेक्शन बताएगा।
तो तब तक के लिए आप बने रहिए जीपीएन बिहार के लिए। आपका कमेंट बहुत मायने रखता है, तो इस वीडियो पर आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल जीपीएन बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ एक नए एपिसोड में। थैंक यू।